लेट्स भाई बयानबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 तीखे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस डील के नाम पर किसानों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का आधारित डीडीजी आयात होने पर क्या भारतीय मवेशी और दूध उत्पादन अमेरिकी कृषि पर निर्भर हो जाएंगे। राहुल ने पूछा कि जीएम सोया तेल की आयात से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सोया किसानों का क्या होगा। उन्होंने अतिरिक्त उत्पादन की परिभाषा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या इससे दालों और दूसरी फसलों के आयात का रास्ता खुलेगा। राहुल गांधी ने चेताया कि नॉन ट्रेड बैरियर से हटने से भारत पर जीएम फसलों, एमएसपी और खरीद व्यवस्था में ढील देने का दबाव बढ़ सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि किसानों को इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि यह फसल आज ही नहीं बल्कि भारत की भविष्य की कृषि नीति तय करेगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी ने ट्रेड डील से हमारे डेयरी सेक्टर को बर्बाद कर दिया है, लेकिन हम डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने सभी समझौतों में डेयरी, कृषि और मछुआरों के हितों को पूरी सुरक्षा दी है। और मित्रों, वो गुमराह कर रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड, इसके साथ हुए जो एफटीए और अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील, ये दोनों के माध्यम से मोदी जी ने किसानों के हित को नुकसान पहुंचाया है। मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा नुकसान किसने किया है। मैं इस देश के किसानों को इस मंच से आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रकार से कार्यक्रम जो है, एक प्रकार से तो ये कार्यक्रम गरीबों को पारदर्शी तरीके से अनाज पहुंचाने का है, मगर ये कार्यक्रम किसानों का भी है, क्योंकि अनाज कहां से आता है। अनाज हमारे प्रहलाद भाई जो एमएसपी पर गेहूं, धान, दलहन खरीदते हैं, वो उचित दामों पर और मुफ्त में किसानों तक पहुंचाने का कार्यक्रम है। मैं आज इस मंच से देश के किसानों को कहने आया हूं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए एफटीए और अमेरिकन ट्रेड डील, ये दोनों समझौते में किसानों को पूर्णतया नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित किया है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये डेयरी की भूमि है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को छोटी छोटी मशीनें खरीदने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बोने वाली मशीनों के साथ साथ प्रोसेसिंग मशीनें भी जरूरी हैं। खास तौर पर सिर्फ 2.5 लाख रुपए की एक दाल मिलिंग मशीन बनी है, जो प्रति घंटे 200 किलो दाल तैयार कर सकती है। यह मशीन किसान समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप आसानी से खरीद सकते हैं। मेरी बहनों, मैं तुमसे कह रहा हूं, भाइयों से भी कह रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी अभी छोटी छोटी मशीनें अपने पास आना चाहिए। केवल बोनी की नहीं, प्रोसेसिंग करने की भी। अब अगर दाल बनाना हो तो बड़ी दाल मशीन की नहीं, 2.5 लाख रुपए की दाल की मशीन एक बनी है कि जिसमें प्रति घंटे कितने किलो बताया था आपने? 200 किलो, और 10 घंटे चली तो 2000 किलो। 2000 किलो के कुंटल निकालो साहब, 20 कुंटल। तो 20 कुंटल राहर की या चने की या मूंग की दाल आप ही बना सकते हो उसमें। तो हम ये कर सकते कि किसान या किसान का ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप ही खरीद ले मशीन। और खरीदने में भी कई तरह की यंत्रीकरण की हमारी योजनाएं हैं दलहन मिशन में, जिसमें सब्सिडी भी 50% मिलेगी।
तो खुद ही मशीन लगाए और जहां दाल पैदा हो रही हो वहां दाल बनाए और ब्रांडिंग करके शुद्ध दाल बेचने का काम करें। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन मशीन ने इंसान की जिंदगी बदली है। लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, इस चक्कर में इंसानी मशीन नहीं बन जाए। उतनी सावधानी भी है। और अब प्राकृतिक खेती वगैरह का प्रयास करके गौ माता को भी जिंदगी देनी, बेचारे बैल परेशान हैं, कोई काम नहीं बचने दिया उनके लिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे का टोका टोकी करना यह जताने की कोशिश है कि संसद सरकार की मर्जी से चलती है। यह स्पीकर, संसद, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। प्रियंका ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेजोन से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए, उनके प्रतिनिधि मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने दावा किया है कि वर्तमान बीजेपी सरकार ने ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी लैंड यूज चेंज कराया। रावत का कहना है कि सरकार के लोगों ने रईस अहमद के साथ मिलकर यह जमीन बेच दी। यह साजिश के तहत किया गया, पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने पुराने दस्तावेज दिखाते हुए आरोप लगाया कि पहले यह जमीन यूनिवर्सिटी के लिए आरक्षित थी, लेकिन बीजेपी राज में नियम तोड़े गए। मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, भाजपा ने इस बहुत बड़ा भाजपा का भूमि घोटाला है। ये भाजपा सरकार का भूमि घोटाला है। और एक मुस्लिम के नाम पर खुद खरीदने की परमिशन दी गई। खरीदने की परमिशन 2004 में कांग्रेस सरकार ने एक अच्छी मंशा से दी थी कि एग्रीकल्चर लैंड को खरीदकर, किसानों से खरीदकर आप एक समय सीमा में इस पर कोई सामाजिक कोई अच्छा काम करोगे। लेकिन जब सरकार को उसकी मंशा ठीक नहीं लगी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने उस पर आपत्ति जताई, तो 2006 में सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने अपनी ही दी गई स्वीकृति को निरस्त कर दिया। और जमीन, सबसे बड़ी ताजुब की बात है कि जमीन को सरकार में निहित कर दी, मर्ज कर दी सरकार में। ये कांग्रेस की, अगर कांग्रेस की सरकार का कोई मंशा खराब होता तो कांग्रेस की सरकार उस जमीन को गवर्नमेंट में मर्ज करती। लेकिन इसी भाजपा सरकार ने उसका लैंड यूज चेंज किया। वर्तमान भाजपा सरकार ने लैंड यूज चेंज किया और जमीन को बेचने की परमिशन दे दी। और पिछले 2-3 सालों में लैंड यूज करते ही, चेंज करते ही वो सारी जमीनें बिक गई। ये बात ठीक है कि हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों को
उसमें अधिकतर हिंदू भाइयों ने ही वो जमीनें खरीदी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आजम खान की तारीफ की है। एक सवाल पर उन्होंने कहा, आजम खान बड़े हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि उनकी बराबरी करूं। वो मुझसे उम्र में 14 साल बड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आजम खान बड़े भाई हैं और बड़े भाई रहेंगे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। सपा आजम खान साहब जेल में थे, मुस्लिम चेहरे की कमी को फेस कर रही थी, अब आपको लाया गया है, ओवैसी से मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी? लालू यादव जी इतने दिन जेल में रहे तो आज हमारे बड़े भाई अगर आजम खान साहब जेल में हैं, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सरकार नहीं बनती तब लड़ेंगे, सरकार बनने के बाद सरकार से और कोर्ट से उनकी मदद कराएंगे। ओवैसी साहब के लिए क्या प्लान बनाया है, स्ट्रेटेजी क्या है? वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आजम खान साहब से आप जेल में मिलने जाएंगे जी? आजम खान साहब से मिलने जाएंगे? हाँ, जाऊंगा। कहा जा रहा है आजम खान की जगह पे आपको समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है, क्या ऑप्शन कह सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं जो जगह खाली थी मुस्लिम चेहरे को लेकर आप उसको भरने का काम करेंगे? ना तो वो जगह खाली हुई है, आजम खान साहब वहीं पर हैं। जेल जाने का मतलब ये नहीं कि खाली हुई है। दूसरी चीज, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की वो हैसियत नहीं कि आजम खान साहब की जगह ले ले। कितने लोग वो आजम खान है, नसीमुद्दीन, और मैं दिल से बात कर रहा हूँ। आजम खान साहब मुझसे 12-14 साल उम्र में बड़े हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे पहले MLA बने, मुझसे पहले मिनिस्टर बने, उनका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है। कहाँ मेरी बराबरी कर रहे हैं उनसे भाई? मेरे बड़े थे, बड़े हैं, बड़े रहेंगे। तमिल भाषा मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दावा किया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्षेत्रीय भाषाओं को मजबूती से बढ़ावा देती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 3 भाषाओं में से 2 क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, जबकि तीसरी लचीली है। तमिलनाडु सरकार राजनीति कर रही है। मातृभाषाओं को बढ़ावा देता ही NEP कहता है। जो 3 भाषाएं हम सिखा भी रहे हैं स्कूल में, उनमें 2 मातृभाषाएं होंगी। तो तमिल को बढ़ावा देने के लिए NEP बनाई गई है। वो क्योंकि अब चुनाव जैसे करीब आ रहे हैं तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के दूसरी तरीके से दर्शाया जा रहा है। और अब AI का ज़माना है। जो सर्वम, जो हमारा सॉवरेन मॉडल बना रहा है, उसने जो लैंग्वेजेस में काम किया है, आज बड़ी बड़ी कंपनीज की लीडरशिप इस बात को मान रही है कि इंडिया ने इंडिक लैंग्वेजेस को बढ़ाने के लिए AI को जो अप्लाई किया है, वो एक बहुत ही यूनिक प्रोपोजिशन है। तो भाषा तो विचार रखने का माध्यम है। हमें अहमियत विचार को, नवाचार को अहमियत देनी है। जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा को गौ हत्या के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि गौ हत्या का मुद्दा उठाकर बीजेपी महात्मा गांधी की आस्था का अपमान कर रही है। कांग्रेस के लिए गौमाता आस्था का प्रतीक है। बीजेपी इसे घृणा की राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा कि बापू, आप गाय को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? तो बापू का जवाब बहुत खूबसूरत था। बापू बोलते हैं, गाय को बचाने के लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं। और यही तो अंतर है अगर भाजपा और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो। कांग्रेस का आदमी गाय बचाने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होता है, और दूसरी ओर भाजपा का आदमी प्राण लेने की बात करता है। पर कांग्रेस की गाय को बचाने की प्रतिबद्धता आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी दिखेगी। आप सेठ गोविंद दास की सारी डिबेट्स को देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो लगातार इस बात के ऊपर अड़े रहे कि गाय की रक्षा की जानी चाहिए। नतीजा, कॉन्स्टिट्यूशन के 48वें अनुच्छेद के अंदर जो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये प्रोविजन रखा गया कि राज्य का ये दायित्व हुआ कि गोवंश की रक्षा करे। और फिर जब देश आजादी के बाद सरकारें बनी, कांग्रेस की सरकारें बनी, तो ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर इस ढंग की विधि लाई गई, क्योंकि ये राज्य का ये विधि बनाने का काम राज्य अनुसूची के अंदर था। राजस्थान को ही लीजिएगा, 1955 बोवाइन स्लॉटर एंड माइग्रेशन एक्ट 1955 पास हुआ, और जिसके तहत पूरे के पूरे गोवंश, केवल बोवाइन यानी केवल गाय नहीं, गोवंश की बात की गई। बोवाइन यानी इसमें गाय भी शामिल है, बछड़ा भी शामिल है, बैल और सांड भी शामिल है। इन सब की रक्षा और माइग्रेशन यानी आप इसको बाहर ले जा भी नहीं सकते हो, इसके लिए सख्त कानून बनाए गए, और जैसे राजस्थान में कानून बना वैसा ही कानून। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।